युग अपने पापा की आवाज सुनकर हक्का बक्का हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। युग के पिता की फिर आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा। युग सोचने लग जाता है, पापा की आवाज कैसे आ सकती है? पापा तो 13 साल पहले ही गुजर चुके हैं। जरूर कुछ और बात है। युग उसके पास ही जमीन पर सो रहे कायर को उठाने लग जाता है। युग कायर को उठाते हुए कहता है, कायर, ओ कायर, उठ यार। कायर इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वो नहीं उठ रहा था। कायर के ना उठने पर युग अभिमन्यु को उठाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को हिलाते हुए कहता है, अभिमन्यु, ओ अभिमन्यु, उठ भाई, उठना यार। इसलिए कहता हूँ कि इंसान को इतनी नहीं पीनी चाहिए कि कुछ होश ही ना रहे। कायर और अभिमन्यु के ना उठने के बाद युग कछुए को उठाने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था जब वो दोनों ही नहीं उठे तो कछुआ क्या उठेगा। युग के पिता की फिर आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, हो युग बेटा, ऊपर आओ बेटा। युग खुद से कहता है, ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है, पर ऊपर तो कोई नहीं है। फिर यह आवाज ऊपर से कैसे आ सकती है? कहीं घर के अंदर कोई चोर वोर तो नहीं घुस गए? नहीं नहीं, अगर चोर घुसते तो वो पापा की आवाज में बात नहीं करते ना, और ना ही मेरा नाम लेते। जरूर कुछ और बात है और इसका पता लगाना पड़ेगा मुझे। इतना कहकर युग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लग जाता है। जैसे जैसे युग सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था, उसके पिता की आवाज तेज होते जा रही थी। आवाज का पीछा करते करते युग उसी कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया था जिस कमरे के अंदर यक्षिणी कैद थी। कोठी में लाइट नहीं थी, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, पर दरवाजे के ऊपर बना शैतान का नंबर 666 लाल रंग में चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी किसी ने अपने खून से लिखा हो। युग दरवाजे के सामने खड़ा ही था कि तभी उसे फिर से उसके पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, तुम आ गए। मुझे पता था तुम मुझे मुक्ति दिलाने जरूर आओगे। मैं इतना अभागा बाप हूँ कि अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार तक नहीं देख पाया। अपने पिता की आवाज सुनकर युग भावुक हो जाता है और वो भी रोने लग जाता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए थे। युग के पिता की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, मेरी लाश यहीं अंदर है बेटा। मेरी लाश का अंतिम संस्कार करके मुझे मुक्ति दिला दो बेटा। मेरी लाश को बाहर निकालो, दरवाजा खोलो युग बेटा। अपने पिता की आवाज सुनकर युग पूरी तरह भावनाओं में बह चुका था। उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई थी कि कमरे के अंदर यक्षिणी कैद है। युग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं मुक्ति दिलाऊंगा पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ये सब हटा देता हूँ। युग दरवाजे पर लगे ताबीज को हटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। युग जैसे ही ताबीज को छूता है, कोई उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। अचानक किसी को अपना हाथ पकड़ते देख युग डर जाता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर अभिमन्यु खड़ा हुआ था, जिसने अपने एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च पकड़ा हुआ था तो दूसरे हाथ में युग का हाथ। अभिमन्यु हैरानी के साथ युग से पूछता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और ये तू क्या करने जा रहा था? तुझे पता है ना इस कमरे में यक्षिणी कैद है, फिर भी इसे खोलने जा रहा था। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, अभिमन्यु, तू आ गया, अच्छा हुआ तू आ गया। तुझे पता है इस कमरे में मेरे पापा की लाश है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी लाश निकालूं और उन्हें मुक्ति दिलवा दूं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अपने पापा की आवाज सुनी। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, यार पीकर हम तीनों ने रखी है और चढ़ तुझे रही है। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, मेरी लाश को निकालो यहाँ से, दरवाजा खोलो बेटा। युग के पिता की आवाज सुनकर अभिमन्यु के भी होश उड़ जाते हैं। उसने जितनी विस्की पी रखी थी सारी एक बार में ही उतर जाती है। अभिमन्यु डरते हुए कहता है, यार
तू तो सच कह रहा था, आवाज सच में सुनाई दे रही है। मुझे भी दी। वही तो कह रहा हूँ यार, और आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। पर इस कमरे में तो यक्षिणी है ना। युग और अभिमन्यु के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करे। दोनों एक दूसरे की सूरत घूरते जा रहे थे। दोनों डर के मारे पसीने से लथपथ हो गए थे। फिर युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, युग बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। अपने पिता की आवाज सुनकर युग फिर भावुक हो जाता है और अभिमन्यु से कहता है, यार पापा आवाज दे रहे हैं, मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, उनकी लाश को बाहर निकालना पड़ेगा और उन्हें मुक्ति दिलानी पड़ेगी। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, नहीं युग, वो तेरे पापा की आवाज नहीं है। नहीं अभिमन्यु, वो मेरे पापा ही है। मैं अपने पापा की आवाज पहचान सकता हूँ। यार अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, ये यक्षिणी की आवाज है जो तेरे पापा की आवाज निकाल रही है, ताकि तू ये दरवाजा खोल दे और वो आजाद हो जाए। नहीं अभिमन्यु, ये यक्षिणी वक्षिणी नहीं है, ये मेरे पापा की आवाज है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी लाश निकालकर उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला दूं। योग, ये यक्षिणी की एक चाल है, समझ मेरी बात को। मैं तुझे बताता हूँ, आत्माएं ज्यादातर वही बात दोहराती है जो काम उन्हें अपने शिकार से करवाना होता है। और तूने एक बात नोटिस की कि जब से तेरे पापा की आवाज आ रही है, वो एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, और वो ये है कि युग बेटा दरवाजा खोलो, युग बेटा दरवाजा खोलो, क्योंकि वो तेरे पापा नहीं यक्षिणी है। वो चाहती है तू दरवाजा खोले और वो बाहर निकले। नहीं अभिमन्यु, वो यक्षिणी नहीं है, वो मेरे पापा की आवाज है। वो चाहते हैं कि मैं दरवाजा खोलकर उनकी लाश बाहर निकालूं। फिर युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। युग के पिता की इतनी सी आवाज सुनाई ही दी थी कि फिर अंदर से कोई दरवाजा ठोकने लग जाता है। कोई अंदर से जोरों से दरवाजा ठोक रहा था। दरवाजा हिलता हुआ देखकर अभिमन्यु डर जाता है और डरते हुए कहता है, देख युग, यहाँ पर रुकना ना ठीक नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, जहाँ पर आत्माएं होती है वहाँ पर नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वरना उनकी उत्तेजना बढ़ जाती है। ये सब उसी का असर है। हमें यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। चल मेरे साथ नीचे चल। अभिमन्यु लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहा था, पर युग पर उसकी बातों का जरा सा भी असर नहीं। दरवाजा खोलो। युग दरवाजे पर लटक रहे ताले को अपने हाथ में पकड़ता है और उस पर बंधे अलग अलग धर्मों के ताबीज और लाल कपड़ा हटाने लग जाता है। अभिमन्यु युग को रोकते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है युग? रुक जा, ऐसा मत कर, वरना तू सोच भी नहीं सकता क्या हो जाएगा। अभिमन्यु के समझाने पर भी युग नहीं समझता और वो सारे ताबीज दरवाजे से निकालकर फेंक देता है। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, ये क्या किया तूने युग? तुझे जरा भी अंदाजा है अब क्या अनर्थ होगा? युग ने ताबीज तो निकाल दिए थे, पर उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो ताला कैसे तोड़े। ताला तोड़ने के लिए युग अपने आसपास कुछ ढूंढने लग जाता है जिससे वो ताला तोड़ सके। अभिमन्यु फिर युग को समझाते हुए कहता है, रुक जा युग, अभी भी वक्त है। दरवाजा खोलने की जिद छोड़ दे। ये सब ठीक नहीं है। ये तू क्या ढूंढ रहा है? तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? मैं कुछ कह रहा हूँ तुझसे। युग अभिमन्यु की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर अभिमन्यु हो ही ना, सिर्फ युग अकेला हो। युग को फर्श पर ही एक हथौड़ा पड़ा मिल जाता है। वो उसे उठाकर दरवाजे के पास जाने लग जाता है। युग को दरवाजे के पास जाता देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि वो हथौड़े से ताला तोड़ने जा रहा है। इसलिए अभिमन्यु उससे पहले ही दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाता है और युग को रोकते हुए कहता है, नहीं युग, मैं तुझे दरवाजा नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युग गुस्से में कहता है, देख अभिमन्यु, मेरे सामने से हट जा, वरना मुझे भी नहीं पता आज मेरे हाथों से क्या हो जाएगा। मुझे दरवाजा खोलने दे दूंगा। अगर दरवाजा खुल गया ना तो यक्षिणी बाहर आ जाएगी, और यदि एक बार यक्षिणी बाहर आ गई तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। गांव में फिर से मर्दों के शिकार होने शुरू हो जाएंगे।
युग अभिमन्यु को हथौड़ा दिखाते हुए कहता है, देख अभिमन्यु, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, हट जा मेरे सामने से, वरना। अभिमन्यु भी गुस्से से कहता है, वरना क्या युग? ये हथौड़ा तू मुझ पर मारेगा? मारना है तो मार दे, पर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। मैं तुझे ये दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। युग जानता था कि अभिमन्यु बचपन से ही बहुत जिद्दी है और वो दरवाजे के सामने से नहीं हटने वाला। इसलिए वो अभिमन्यु को दरवाजे के सामने से हटाने की दूसरी तरकीब सोचने लग जाता है और कहता है, अभिमन्यु, उस दिन जब तू मुझे काला झाड़ी जंगल में मिला था तो तू अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से भूत को खोज रहा था ना? अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, हाँ, तो तू ये सब बातें अभी क्यों कर रहा है? युग प्यार से अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, तो यार, भूत पकड़ने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा तुझे? देख, तुझे भी पता है और मुझे भी कि अंदर कुछ ना कुछ तो है, और तू तो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। अगर तू ही डरने लग गया तो कैसे चलेगा? जरा सोच के देख, अगर मैंने ये दरवाजा खोल भी दिया और कुछ हुआ भी तो तू उसे पकड़ सकता है ना? आखिर तू एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। युग, मैं ना भूतों को खोजता और पकड़ता हूँ, यक्षिणी को नहीं, समझा? ये भूत और यक्षिणी में बहुत फर्क होता है। यक्षिणी दूसरे लोक से आई है, उसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। युग गुस्सा करते हुए कहता है, एक बात बता, तू सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है ना? कहीं झूठ मूठ की डींगे तो नहीं हाँकता? मुझे तो लगता है तुझे वो पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने ना धक्के मार के निकाल दिया होगा तेरे इस डर के कारण, तभी तो तू यहाँ पर आया है, डरपोक कहीं का। अगर ऐसे ही चलते रहा ना तो तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देख युग, तुझे जो बोलना है ना बोल ले, पर मैं तुझे दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। तू चुपचाप हथौड़ा मुझे दे दे, वरना मैं नीचे जाकर कायर और कछुए को भी उठा दूंगा, और फिर वो दोनों तेरी इस हरकत के लिए तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, ना ही तेरे स्टार्टअप में तेरी कोई मदद करेंगे। युग समझ जाता है कि अभिमन्यु उसकी बातों में नहीं फंसने वाला, इसलिए वो हथौड़ा अभिमन्यु के हाथों में दे देता है। हथौड़ा हाथ में पकड़ते ही अभिमन्यु के कानों में युग की कड़वी बातें गूंजने लग जाती है। तुझे भगा दिया होगा पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने, धक्के मार के निकाल दिया होगा, तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अचानक से अभिमन्यु के हाथ पैर गुस्से के कारण फूलने लग जाते हैं। उसके हाथों की नसें दिखने लग जाती थी। गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। पता नहीं अभिमन्यु के मन में क्या आता है कि अगले ही पल वो अपनी पूरी जान से हथौड़े से ताले के ऊपर वार कर देता है और ताला खट से टूट जाता है। ताले के टूटते ही कुछ देर पहले अंदर से जो दरवाजा ठोकने की आवाज आ रही थी वो बंद हो गई थी। अचानक से चारों तरफ खामोशी छा गई थी। ताला टूटते हुए देखकर युग खुश हो गया था। होता भी कैसे नहीं, उसे कमरे के अंदर से उसके पिता की लाश बाहर जो निकालनी थी। अभिमन्यु दरवाजे पर का ताला हटा देता है और उसकी कुंडी खोल देता है। युग और अभिमन्यु दोनों मिलकर दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके अंदर से बदबू आने लग जाती है। वो बदबू ऐसी थी जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है। अभिमन्यु अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहता है, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है यार। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और सीधे कमरे के अंदर घुस जाता है। अभिमन्यु भी युग के पीछे पीछे कमरे के अंदर घुस जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था जिस कारण ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु के मोबाइल का टॉर्च भी बार बार बंद चालू हो रहा था। पता नहीं ये कैसे हो रहा था। शायद ये सब कमरे में मौजूद अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा था। जैसे जैसे वो दोनों कमरे के अंदर घुसते जा रहे थे बदबू और बढ़ते जा रही थी। वो बदबू उनके नाक के नथुनों में पूरी तरह घुस चुकी थी। जलती बुझती रोशनी में अभिमन्यु कमरे में अभी तक बस यही देख पाया था कि कमरे में जगह जगह मकड़ी के जाल बने हुए थे और कई सारी किताबें थी। टेबल के ऊपर एक सफेद टाइपराइटर रखा हुआ था जिस पर अभी किसी का सूखा हुआ खून गिरा था। उस टाइपराइटर को देखकर तो अभिमन्यु की जान हलक में ही आ गई थी।
कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। युग उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, पापा कहाँ पर है आप? देखिए ना, मैं आ गया। आप मुझे आवाज लगा रहे थे ना? पापा? अभिमन्यु दबी हुई आवाज में युग के पैर पर धीरे से लात मारते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है? हाँ, किससे आवाज लगा रहा है? युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और फिर से अपने पापा को आवाज लगाते हुए कहता है, पापा कहाँ है आप? युग ने इतना ही कहा था कि तभी एक औरत की भिन्नाती हुई आवाज सुनाई देती है, पापा नहीं, लक्ष्मी बेटा। ये आवाज सुनकर युग और अभिमन्यु दोनों दंग हो गए थे। युग हकलाते हुए कहता है, कौन? औरत की आवाज सुनाई देती है, लक्ष्मी तेरी मौत। इतना सुनते ही अभिमन्यु फटाक से युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग भाग यहाँ से, वरना दोनों मारे जाएंगे। युग और अभिमन्यु दोनों दरवाजे की ओर भागने लग जाते हैं। औरत की आवाज सुनाई देती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। युग और अभिमन्यु जितनी तेजी से कमरे से बाहर निकल सकते थे निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही दोनों सबसे पहले फटाक से दरवाजा वापस से लगा देते हैं। दरवाजे की कुंडी लगाने के बाद दोनों दरवाजे के नीचे बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं। अभिमन्यु हाफते हुए कहता है, यार युग। युग भी हाफता है, हाँ अभिमन्यु, किसी औरत की आवाज से। यार वो मेरे पापा की आवाज नहीं थी। सॉरी यार, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। गलती तो मुझसे भी हुई है, आखिर भूत पकड़ने के चक्कर में ताला तो मैंने ही तोड़ा था ना, मैं ही तो थॉट बन रहा था। क्या वो यक्षिणी इस कमरे से बाहर निकल गई? तूने उसे बाहर निकलते हुए देखा? यार कुछ कह नहीं सकते, आत्माएं अदृश्य होती है, उनकी जिससे मर्जी होती है वही उन्हें देख पाते हैं। क्या फिर कोई तरीका नहीं है पता करने का कि यक्षिणी इस कमरे से बाहर निकली या नहीं? एक तरीका है,